Hello, friends. Let's have a short and brief discussion on very important previous year economy questions of the day. हमारी कोशिश है क्वेश्चंस को हम समझें और उसकी निटी ग्रिटी को समझकर हम हेल्प करें अपने आप की भी और आपकी भी, ताकि हम आगे बढ़ सकें. So let's start with this question which have been asked, which I put up here, and we will have a debate or discussion over it. FRBM, the Fiscal Responsibility and Budget Management Review Committee report, has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general combined government by 2023. 2018 में बोल रहा है, यानी 17 में बोल रहा है, 2023 में ऐसा होना चाहिए, comprising 40% for the central government and 20% for the state governments. This is अब true. आपको डेट टू जीडीपी रेशियो का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उसके बाद आपको आइडिया होना चाहिए, भले आपको एक्चुअल फिगर ना पता हो, लेकिन डेट टू जीडीपी रेशियो इफ यू डोंट नो व्हाट इट मींस एक्चुअली में, तो आप इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट को नहीं समझ पाओगे. व्हाट डू यू से, मानसी? हाँ जी सर, इन टर्म्स की तो क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आपको चीजें समझ आएंगी. इकोनॉमिक्स में बेसिक कंसेप्ट्स का तो होना चाहिए सर क्लैरिटी. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? दिस इज ट्रू सर. व्हाई? सर बिकॉज यहाँ पे जो परसेंटेज दे रखे और जो टारगेट दे रखा है वो करेक्ट है. 60% फॉर द वो कंबाइंड है, 40% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, 20% फॉर स्टेट गवर्नमेंट, एंड टारगेट ईयर इज ऑल्सो 2023. ठीक है. The central government has domestic liabilities of 20% of GDP as compared to that of 49% of GDP of the state governments. सर गलत है ये. गलत है ये, क्यों? सर इसमें जो ये टारगेट दे रखे हैं ये गलत है, और सर जैसे इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कम दे रखी है, स्टेट की ज्यादा दे रखी है, तो नेचुरली वैसे ही गलत हो जाता है अगर वैसे भी देखें, अगर परसेंटेज भी हाँ ना याद हो तो. हाँ, ना याद हो तो ये बात समझने वाली. बहुत बढ़िया स्टेटमेंट बोला कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की हमेशा स्टेट से लायबिलिटी ज्यादा होंगी, क्योंकि स्टेट का परव्यू और स्फेयर सेंटर से थोड़ा है. As per the Constitution of India, it is mandatory for state to take the central government's consent for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the latter. दिस इज ट्रू. True, this is true, obviously. तो आशिक, इसमें क्या प्रॉब्लम आया था? आपने तो इसमें स्टेटमेंट पहले टू एंड वाला में थ्री था कि पहला तो फिर भी हाँ ठीक है, आपने हाँ दूसरा कैसे करेक्ट मार दिया यार? ब्लंडर हो गया क्योंकि दूसरा. स्टेट ज्यादा है और साथ ही साथ तो कैसे हो सकता है स्टेट ज्यादा? हो सकता. नहीं, आपने सोचा ठीक, लेकिन कॉमन सेंस सोचा आपने, इकोनॉमिक्स कॉमन सेंस नहीं सोचा मेरे हिसाब से. हाँ सर, इसको देखने से नो प्रॉब्लम. हाँ, देखना नहीं, मतलब समझना है. जैसे अभी बड़ा अच्छा बोला ना समझ. कि भाई हमेशा सेंटर का ज्यादा ही रहेगा लायबिलिटी, तो उस हिसाब से. yes. With reference to the 14th Finance Commission, the following statements are correct. It has increased the share of states in central division pool from 32% to 42%. It has made recommendations concerning sector specific grants. अब बताओ कौन बोलेगा? प्रवेश, मानसी, सर फर्स्ट इज सचिन? ट्रू, सेकंड इज रॉन्ग. क्योंकि सेकंड में रॉन्ग इसलिए क्योंकि वो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है रिकमेंडेशंस में. अच्छा, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स की बात ही नहीं कर रहा है, आपने ये बात ही कहा. नहीं कर रहा है. हाँ जी. औशिक, आपने तो टू मार दिया यार सीधा, औशिक. तो उसमें सर मुझे दिमाग में आया कि जो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स हो गए ना, जैसे लोकल एरिया डेवलपमेंट ग्रांट्स हो गए या फिर कुछ स्कीम वाइज, वो फाइनेंस कमीशन अरे सेक्टर क्या देता होते हैं? है. सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट का मतलब टेक्सटाइल एक सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मान लो, अगर आप उसको, अगर आप इंडस्ट्री ओ मानते हो, हाँ सर. तो सेक्टर तो वो हुआ ना, तो ऐसे तो टेक्सटाइल, आईटी, ऐसे तो कहाँ करता है ऐसा? तो वी हैव टू क्लियर अबाउट द टर्म सेक्टर स्पेसिफिक. सेक्टर स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो ठीक है. और पहला क्यों करेक्ट है, मानसी? सर क्योंकि ये पहला जो सही है सर, मैंने फैक्ट है सर. 32 से 32 था 42%, तो बट सर लेटर ऑन ये 42 बढ़ा गया. 41% भी हो गया था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हम्म. नहीं था, तो उसके बाद ये 41% भी हो गया था. चलो नेक्स्ट. FRBM to Act 2003 क्या स्टिपुलेटेड नहीं है? एलिमिनेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट बाय द एंड ऑफ 2008 फिस्कल, non borrowing by the central government from RBI except under certain circumstances, elimination of primary deficit by the end of fiscal year 2008-9, fixing government guarantees in any financial year as percentage of GDP. तो क्या इसमें से स्टिपुलेटेड नहीं था FRBM 2003 में? Sir, C is not stipulated. It is only talking about revenue deficit and fiscal deficit. Primary deficit की कोई बात नहीं है. तो क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट? So it is fiscal deficit minus the interest payments जो liabilities है government की. So that is equal to primary deficit. तो प्राइमरी डेफिसिट एलिमिनेट हो सकता है?
So FRB हम बात नहीं करते इसके ऊपर सर। नहीं नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, और बिल्कुल सही बात। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में प्राइमरी डेफिसिट एलिमिनेट हुआ है मानसी अभी तक? सर नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, हो ही नहीं सकता। हाँ जी, उस तरीके से हो ही नहीं सकता, हो ही इसीलिए नहीं सकता ऑब्वियसली सर। अपने हाँ आप जी। में हाँ हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म हो गई। तो ये देखो फिर से कॉन्सेप्ट आ गया, यानी आपको एफआरबीएम एक्ट नहीं भी पता है तब भी ये स्टेटमेंट एलिमिनेट हो सकता है सर। हो सकता है। चलो नेक्स्ट। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं? So all of them are बताओ। direct taxes. ऑल ऑफ देम आर डायरेक्ट टैक्सेस। तो क्या प्रॉब्लम है आपको आशिक जी? जैसे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है ना, ये मतलब कि इनडायरेक्ट होगा तो उसमें क्यों लगा? तो लिस्ट देखना सर, लिस्ट क्यों डायरेक्ट और देखना होगा? इनडायरेक्ट। वैसे सोचिए ना, क्या होता है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स मानसी? तो मतलब किसी भी चीज पे जो आपके एक्स्ट्रा या थोड़े बहुत बेनिफिट्स हो रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स होगा ऑब्वियसली वो आपको ही पे करना पड़ेगा क्योंकि बेनिफिट्स आपको अक्रू हो रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज बी लाइक इट विल बी डायरेक्ट टैक्स ओनली। तो तूने इसको इनडायरेक्ट क्यों माना भाई? क्योंकि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है, मतलब एक कोई कम्युनिटी के ऊपर लगेगा सर, साथ ही साथ मतलब कॉमोडिटी पे लगता है क्या फ्रिंज बेनिफिट टैक्स मानसी? नहीं सर, कमोडिटी पे नहीं लगता है, आपकी इनकम के ऊपर जो इनका इन तो फॉर्म ऑफ लाइक अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कुछ करते हो तो उसमें उससे रिलेटेड होता है। जैसे आप ये म्यूचुअल फंड और ये सब बात है जो। हाँ जी। सर मैं बोलूँ इसमें? बोलो। सर ये जो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स होता है ये बेसिकली जो हमारी जो फर्म्स होती हैं जहाँ पर इंडिविजुअल्स काम करते हैं तो वो अलग अलग तरीके की आपकी इनकम के ऊपर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे एमएनसीज बिल्कुल। में आपको जिम्नाजियम देते हैं, बिल्कुल आपको जिम्नाजियम है और कैंटीन आपको फैसिलिटीज देते हैं, तो कैंटीन इन देते सारी हैं, चीजों कैब की जो देते हैं। सर्विसेज देते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, उसे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कहते हैं। हम्म, ठीक बात। वंडरफुल, थैंक यू। नेक्स्ट। गुड। कौन सा आता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यूपीएससी का फेवरेट है बहुत पहले का। नॉन प्लान में सब्सिडीज भी आएंगी, नॉन प्लान में इंटरेस्ट पेमेंट आएगा नहीं आएगा? सर नॉन प्लान में ही आएगा इंटरेस्ट पेमेंट्स भी। और डिफेंस एक्सपेंडिचर सर बिल्कुल ये नॉन नहीं प्लान में आएगा। आएगा वो तो। सर नॉन प्लान में नॉन डिफेंस प्लान में कैसे? आना चाहिए डिफेंस। सर वो डिफेंस इसलिए तो आएगा, प्लान में डिफेंस आएगा का सर। भरोसा नॉन प्लान में क्यों आएगा कैसे डिफेंस आएगा? प्लान? सब्सिडीज भी नॉन तो प्लान यार में इसलिए मुझे आएंगी, क्लैमिटी आ गया, क्लैमिटी आ गई और आपको अचानक से कोरोना आ गया और आपको अचानक से पूरे भारत को 50 करोड़ 100 करोड़ का आपको राशन देना पड़ा, तो सब्सिडी तो हुई। तो उसका प्लान कहाँ था? सब्सिडीज हमेशा नॉन प्लान में आनी चाहिए। बाकी आप क्रॉस चेक कीजिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर भी नॉन प्लान में आएगा, क्योंकि वो भी जो है अचानक से अब चाइना पाकिस्तान कुछ तमाशा, तो आपको अचानक से बहुत खर्चा करना पड़ सकता है। सर वो तो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस हो गए जो एक्सेप्शन आप की बोल बात रहे है, हो। एक्सेप्ट नॉन प्लान ही है एक्सेप्शन, आप देख के उठा के देखो। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड इन प्रीवियस प्लान, ये तो प्लान में आएगा। तो 4 प्लान में आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या बोलते हो आप? तो मेरे हिसाब से एक और सेकंड तीन, और फोर्थ। एक और तीन, एक और तीन आना चाहिए नॉन प्लान में। क्रॉस चेक कीजिएगा, बात बताइएगा। मैं आपके लिए क्वेश्चन के तौर पे छोड़ रहा हूँ इसको। ओके सर। प्रवेश कुछ कहना है? जी सर ठीक है। मेरे हिसाब से इंटरेस्ट पेमेंट्स, क्योंकि आपने ले रखा है ऑलरेडी, आपने उसकी इंटरेस्ट पेमेंट कर ली, नॉन प्लान में क्यों आएगा वो? आपको पता है ये जी इंटरेस्ट मेरी पेमेंट्स है जो आपने लिया हुआ है पैसा, वर्ल्ड बैंक ये वो आईएमएफ दुनिया जहान का पैसा उठा रखा है, जापान से उठा रखा जी। है, तो इंटरेस्ट पेमेंट उसकी करनी, तो लेकिन नॉन फिर प्लान में उसके क्यों लिए आ गई? आपको कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं ना, वो तो फिक्स हो गया कि इतनी ओहो, इंटरेस्ट नॉन आपको प्लान करनी है। एक्सपेंडिचर डजंट मीन कि प्लान। प्लान मतलब जो पीछे से आ रहा है आपके बजटरी, जो आपका जो बजट होता है या जो आपका फाइनेंशियल जो आपका डॉक्यूमेंट आता है, पहले जब जब हमारे पास 5 ईयर प्लान थे तो उसमें प्लान और नॉन प्लान का कॉन्सेप्ट था ना, ये तब का क्वेश्चन आया हुआ है, ये आज की हाँ बात जी। थोड़ी ना हो रही है। हाँ अब तो ये है आज ही तो नहीं नॉन इसके प्लान है, अब तो नीचे है ही में, नहीं ऐसा कुछ। होता ही नहीं। अब डिस्टिंक्शन नहीं है, अब तो भाई सब बोला जा रहा है कि खुद का पैसा उठाओ, खुद को ऊपर करो। तो इसीलिए मेरे ख्याल से 1 और 3 होना चाहिए, बट आई स्टिल लीव इट अप टू यू पीपल एंड देन गेट बैक टू मी। चलिए नेक्स्ट। इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट देखिए आप, द रेट ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, गलत तो हो गया ये। फॉल्स फॉल्स है। लगातार नहीं है, बीच में अप डाउन हुआ है बहुत सारा, तो स्टेडीली नहीं है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइसेस इन रुपया स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। सो दिस इज ट्रू। स्टेडीली इंक्रीज। हाँ क्योंकि मार्केट प्राइसेस पे नहीं सर, इंक्रीज मार्केट हो रहा प्राइस। था हाँ। इन्फ्लेशन की वजह से। इट वाज लाइक ये सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट रॉन्ग है। हम्म 2005 से सर लेकिन 2000। मुझे मुझे सर ये क्वेश्चन पूछना था कि मैंने सुना इधर मत के दोनों गलत है। ठीक है, क्योंकि सर बोलिए बोलिए। 2019 का अगर अभी लेंगे क्वेश्चन में तो 2019 में तो कम ही हुआ ना, अरे ये आज के हिसाब से तू कोरोना बोल के रहा है ना, समय में या 15 फिर में आया है ये।
2005 हाँ से तो उस समय अगर बोलेंगे तो फिर तो ये true है। जो क्राइसिस आया था 2007-8 वाला, देखो उस समय के तो उसमें हिसाब भी से तो सही है, लेकिन अभी के हिसाब से बोलोगे तो क्या बोलोगे मानसी? लास्ट डिकेड है ना सर। अभी के हिसाब से सही है नहीं ना, सर, गलत है? अभी ग्रॉस के हिसाब से डोमेस्टिक तो प्रोडक्ट फॉल्स हो जाएगा। अभी अभी के हिसाब से फॉल्स हो जाएगा क्योंकि कोरोना में डाउन गया। हाँ जी। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है चलो। कॉन्सेप्ट भैया, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है और इसमें। a decrease in tax to GDP ratio, tax to GDP ratio में डिक्रीज। अब कंट्री क्या दिखा रही है वो? स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। बताओ। सर ट्रू, फर्स्ट इज जरूरी नहीं है सर। फॉल्स। हाँ, अब वैसे जो फर्स्ट है वो दूसरा जरूरी फॉल्स। नहीं, बट फर्स्ट ट्रू है, फर्स्ट सेकंड ट्रू तो है, फॉल्स है। सेकंड फॉल्स है। लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम कोई जरूरी नहीं है होगा, हाँ जी। लेकिन सर यहाँ पर हाँ स्लोइंग औषिक का इकोनॉमिक। आंसर सही है, क्या कौशिक का मतलब समझा नहीं मैं। नाइदर है क्यों? सर। स्लो सर वन इकोनॉमिक ग्रोथ करेक्ट है। रेट sir, tax, it is talking about the taxation system. So taxation system does not have a direct linkage with the economic growth. The reason being, जानबूझकर भी छुपाया जाता है टैक्स। अरे यार वो तो यार देखो प्रवेश आप गलत पीछे बोल वाली। रहे हैं, यहाँ पे आप टैक्स नहीं, टू प्रवेश जीडीपी ठीक बोल रेशियो रहे की हैं। बात हो रही है। टैक्स जीडीपी रेशियो की बात तो हो रही है प्रवेश जी, वो तो आप टेलीविजन शोज में बोल सकते हो, ये सब कॉन्सेप्ट में नहीं बोल सकते। हम्म। कॉन्सेप्ट में आपको आइडियली चलना पड़ेगा। एक्चुअली में आप ठीक हो सकते हो, छुपाया जा रहा है, जैसे आप बोलोगे भाई सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस असली आंकड़े नहीं दे रहा है, छुपा के आंकड़े दे रहा है, वो सब कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। आप सिर्फ इतना बताइए कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो होता है, यानी जितना जीडीपी आपकी कंट्री का है उसके मुकाबले जितना टैक्स आपका इकट्ठा हो रहा है, जो उसका रेशियो है, वो क्या दर्शा रहा है? कि बड़ी जीडीपी है तो ज्यादा टैक्स है, या बड़ी जीडीपी है तो कम टैक्स है? रेशियो क्या है? तो हमारे यहाँ रेशियो तो पुअर है। अब अगर डिक्रीज अगर वो बोल रहा है तो इसका मतलब है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ही बोला जाएगा इन जनरल। अब बाकी हाँ इसकी जी खाल सर। उतारोगे तो इस पर पीएचडी कर दो। हम्म। तो आपको ये वाला जो ऑफ बीट है ना, ये देखना है, हर जगह नहीं सोचना। चलो भाई आगे, कुछ बोलना था औशिक? नहीं सर उसमें। द अकाउंटिंग ईयर, अब देखो ये फैक्ट आ गया, अकाउंटिंग ईयर ऑफ द आरबीआई इज, अब ये तो देख लो यार जो भी है यार। तो जुलाई टू जून है। हाँ सही है, तो आप देख लें, चलो ठीक है चलो चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स। सर। लिक्विड एसेट्स, इसमें हाँ बोले। जो इंडिया का जो फाइनेंशियल अकाउंट का रहता है अकाउंटिंग ईयर, वो कितना रहता है मानसी? वो जो फिस्कल सेम रहता है? डेफिसिट के जो गवर्नमेंट यूज करती है वो अप्रैल टू मार्च हाँ, होता है, आरबीआई के लिए अप्रैल जो टू जुलाई टू जून है। तो ये डिफरेंस यस। है। डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। डिमांड यानी जब आप डिमांड करोगे तो वो डिपॉजिट आपको मिल सकता है। क्या वो लिक्विड एसेट है? बताओ। तो इसमें क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हाँ, हमें क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लिक्विडिटी ऑर्डर सारे ही हैं वैसे तो ये, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर भी आप बताओगे तो मोस्ट लिक्विड क्या है? करेंसी होती है सर। करेंसी होती है मोस्ट लिक्विड। दूसरा फिर डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, डिमांड उसके डिपॉजिट हो गया। सेविंग्स, तीसरा, सेविंग्स तीसरा सेविंग डिपॉजिट, और फिर टाइम लास्ट वाला हो गया डिपॉजिट हो टाइम गया। डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट इज एन एग्जांपल ऑफ टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट। तो इसमें क्या दिक्कत है औशिक बाबू? सर इसमें डिमांड डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट में ना, उसमें डाउट हो रहा था, तो मैं देखना। भाई वो डिमांड, जब आप डिमांड कर रहे हो उसके हिसाब से है। बताओ मानसी, डिमांड डिपॉजिट और हाँ सेविंग जी डिपॉजिट में फर्क? सर, यही होता है कि डिमांड डिपॉजिट ज्यादा लिक्विड इसलिए होते हैं कि आप एज पर योर डिमांड आप उनको विड्रॉ कर सकते हो, बट सेविंग डिपॉजिट्स में कुछ कंडीशंस होती हैं जो डिमांड डिपॉजिट्स में एप्लीकेबल नहीं होती है, इसलिए डिमांड डिपॉजिट यानी ज्यादा कि liquid है। यानी कि मैं सेविंग डिपॉजिट का सारा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकता। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं सर, कंपेयर कुछ टू तो डिमांड होगा कि इतना डिपॉजिट। इतना, हाँ, लेकिन डिमांड में ऐसा नहीं होगा। नहीं होता है। हाँ, वो डिमांड की है मैंने। चलिए आगे। असर्शन है भाई, दो इंडियाज इकोनॉमिक नेशनल इनकम हैज गॉन अप सेवरल फोल्ड सिंस 90, देयर हैज बीन नो मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन द पर कैपिटा इनकम लेवल। ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया भाई। पर कैपिटा इनकम लेवल तो हमारा बढ़ा है, मार्क्ड इंप्रूवमेंट तो हुआ है 1947 के मुकाबले। आप लोग क्या कहते हो? हाँ सर, इसमें मैंने इसलिए मार्क किया था डी इसका, कि ये फॉल्स। और दूसरा कह आंसर रहा है लिखे इसका रीजन बीइंग पीटी। द साइजेबल साइजेबल सर पहली पॉपुलेशन ऑफ। स्टेटमेंट गलत हो गई ना सर। हाँ, यही तो कह रहे हैं, गलत है पहली। तो साइजेबल पॉपुलेशन, प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टिल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। सो इसके दिस बारे में इज आपको क्या कहना है? ये ट्रू है। दिस इज ट्रू। हाँ ट्रू। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। कमर्शियल पेपर, अब ये तो देखो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट्स जो हाँ आपको सर। पता होने चाहिए।
Commercial paper is a short-term unsecured promissory note. Mansi, This is true, sir. Short term instrument है और short-term unsecured. unsecured. Unsecured मतलब सर मतलब कोलेटरल देना होता है एज सिक्योरिटी, तो वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होता नहीं है। देनी पड़ेगी. हाँ, नहीं देनी पड़ेगी। Certificate of deposit is a long-term instrument issued by RBI to a corporation. शॉर्ट टर्म होगा शायद ये। हाँ, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं है ये, ठीक है, इसलिए गलत हो गया ये. कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस. ये ट्रू है सर। ये ट्रू है. जीरो कूपन bonds are the interest bearing short term bonds. Zero ये coupon फॉल्स हो bonds. गया। लॉन्ग टर्म होगा सर। और Long नहीं, term और ये इंटरेस्ट बेयरिंग भी नहीं है सर। जीरो कूपन तो ये Interest नाम ही bearing. बोल Zero रहे हैं, तो coupon है। इंटरेस्ट तो उस जीरो पे मिलता कूपन है ही तो नहीं इंटरेस्ट बेयरिंग है। क्यों होगा? हाँ, नहीं है। पर ये आर दे इशूड बाय शेड्यूल कमर्शियल और बैंक टू कॉर्पोरेशंस? हाँ जी सर, ये ट्रू है। बाकी सेकंड हाफ चलिए ट्रू है, नेक्स्ट. फर्स्ट हाफ गलत है। और उसमें जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है तो इट हाँ, ये इज लॉन्ग टर्म बेसिकली होता है। 1 ईयर के हिसाब से होता है क्या? 1 ईयर से कम होगा तो शॉर्ट नहीं, टर्म। ये 1 मतलब साइकिल मोस्ट होती है ऑफन इसकी 10 टी. इयर्स के अराउंड होता है। लॉन्ग टर्म होता है सर, जीरो कूपन बॉन्ड्स यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए इशू की जाती है। तो लॉन्ग टर्म ऐसे कैसे कहलाएगा? वन कुछ एक टाइम लिमिट है कि हाँ, 10 इयर्स 5 बोल ईयर दो के? ना। 5 to 10 years जैसे हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हैं. तो शॉर्ट टर्म में सिर्फ टी बिल सब आएगा जो हाँ 364 डेज होता है, 182 डेज होता है, 1 ईयर से नीचे होता है। हाँ, वो शॉर्ट टर्म होता है। चलिए नेक्स्ट. An increase in nominal effective exchange rate NER indicates the appreciation of rupee. ट्रू। An increase in the real effective exchange rate indicates an improvement in trade competitiveness. तो ये फॉल्स है, उल्टा होता है इसका। उल्टा होता है. An increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increased divergence between NER and RER. ट्रू ट्रू है सर। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा दिया हुआ है एनसीईआरटी में भी, मैक्रो इकोनॉमी में या माइक्रो में, if I'm हाँ not wrong, सर। it is given in the माइक्रो में दिया हुआ है. कुछ कहना चाहते हो तो बोलो इसके बारे में. सर इसमें तो नो सर, कॉन्सेप्ट इसका ही है, नॉमिनल हाँ? कॉन्सेप्ट है। ये पता होना कॉन्सेप्ट चाहिए है ये पूरा का फॉर्मूला। पूरा. हाँ, हाँ, मतलब रियल फॉर्मूला इज पता इक्वल होना टू चाहिए. नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। देखिए कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट. लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड सर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. सर इसमें मेरे को कंफ्यूजन होता है ना, जो इंक्रीज बोलता है ना, तो सो इंक्रीज मतलब वापस लाओ, अप्रिसिएशन का बात करता है कि वापस इंक्रीज लाओ मानसी. अगर 70 है तो इंक्रीज मतलब क्या हो? 65 इसमें ना। दोबारा रिपीट करो क्वेश्चन. इसमें जो टर्म डेप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन जो लिखा नहीं है इसमें सर, नीर में. अगर यहाँ पर हाँ नहीं, हाँ अगर हाँ. इंक्रीज बोलता है तो मतलब कि क्या होता है? मतलब कि ज्यादा मतलब 70 अगर फॉर एग्जांपल, तो इंक्रीज इसमें 65 के आसपास होगा कि 75 होगा? अच्छा, उसमें आप बोलेंगे कैसे ये आप जानना चाहते हैं हाँ सर, मानसी. मतलब इंक्रीज कैसे मतलब सर मतलब इंक्रीज मतलब अगर डेप्रिस एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो वैल्यू फॉल होती है। उल्टा होता है. हाँ, उल्टा होता है। इंक्रीज मतलब डेप्रिसिएशन हो गया। यानी तो 70 यहाँ है और 70 और 65 में 65 इज एक्चुअली बेटर पोजीशन देन 70. हाँ जी सर। नो सर, अगर हाँ। अगर ट्रेड अगर आप 70-75 में कर रहे हैं तो बेटर 75 में हुआ ना ट्रेड, क्योंकि बाहर को कम देना पड़ेगा रुपीस एज कंपेयर टू 70 में। अगर $1 इक्वल टू 70 है तो अगर 75 होता है तो किसमें फायदा है एक्सपोर्ट करना? अप्रिसिएशन तो अगर होता है करेंसी का तो सर इट इज बेटर फॉर एक्सपोर्ट्स, बट वो हमारे लिए नहीं, उल्टा होता है। डेप्रिसिएशन में उल्टा डेप्रिसिएशन, बेटर हाँ होता है और उससे हाँ। इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं डेप्रिसिएशन से, और तो ऑपोजिट यहाँ होता पर जो लिखा हुआ है इंडिकेट्स ए इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, हाँ, तो इसमें तो ये डिफरेंट। डेप्रिसिएशन में फायदा होगा ना। हाँ, तो इसमें जो इंक्रीज लिखा हुआ है तो यहाँ इंक्रीज किसको बोल रहा है? डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं कि अप्रिसिएशन की बात कर यहाँ पे तो फिर वो एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स रहे हैं? सर इम्प्रूवमेंट। इसी में इम्प्रूवमेंट तो नहीं होता ये है। देखना होगा सर मेरे को सर, वो इसी में हाँ, ये कोई कंफ्यूजन बात नहीं, होता है। देख लीजिए, जीरो कोई दिक्कत नहीं नहीं. है। फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए. we can definitely discuss further, no problem, but that's a good thing you are at least trying to understand.
GIC म्यूचुअल फंड है कि SBI म्यूचुअल फंड है? SBI सर अभी चलो ठीक है। उसमें। एनीथिंग एल्स? सर इसमें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ना, लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, वो आज था के हिसाब पहले, से देख लीजिए। आज तो एक्सिस बैंक है ना, एज मतलब पर दिस क्वेश्चन तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ यूटीआई खत्म हो चुका तो ठीक है, तो अभी वंडरफुल। SBI है। Okay, and wonderful to have these ideas and debates. Let's go for further questions and concepts in our next discussion. Thank you very much.